सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। संकट में कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस सरकार। बागी विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष आज ले सकते हैं फैसला। अब से कुछ देर बाद कांग्रेस विधायकों की बैठक। एच नागेश के बाद दूसरे निर्दलीय विधायक और शंकर ने भी सरकार से समर्थन लिया वापस। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी आज राज्य में करेगी प्रदर्शन। आम बजट 2019-20 पर राज्यसभा में आज से होगी चर्चा की शुरुआत। अर्थव्यवस्था को लेकर विभिन्न दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। बजट पर लोकसभा में चर्चा आज भी रहेगी जारी। आधार कानून में बदलाव से जुड़े विधेयक और भारतीय दंत चिकित्सक परिषद संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी हुई बातचीत। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्र ने किसानों की आय दोगुनी करने के अभियान में राज्यों से मांगा सक्रिय सहयोग। राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची जल्द से जल्द भेजे राज्य। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में तेजी लाने की भी अपील। और तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीतने से 2 कदम दूर टीम इंडिया। मैनचेस्टर में आज खेले जाने वाले टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। मौसम पर भी रहेगी नजर। कप्तान विराट कोहली ने कहा, रोहित शर्मा शानदार खेले तो आसानी से मिलेगी जीत। सबसे पहले बात कर्नाटक की, जहां जारी सियासी उठापटक की वजह से 1.25 साल पुरानी एचडी कुमारस्वामी सरकार पर संकट और गहरा गया है। जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम है। अब सभी नजरें विधानसभा अध्यक्ष के रमेश पर टिकी हैं। वो आज कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायकों के इस्तीफे पर फैसला ले सकते हैं। राज्य विधानसभा का 10 दिवसीय मॉनसून सत्र 12 जुलाई से शुरू होने वाला है। कर्नाटक में गठबंधन सरकार को बचाने की कांग्रेस और जेडीएस के मंत्रियों ने अपनी अपनी पार्टी के विधायक दल के नेताओं को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। असंतुष्ट विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने के लिए ये इस्तीफे दिए गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, सिद्धरमैया, दिनेश गुंडूराव, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में एक बैठक के बाद ये फैसला किया। सिद्धरमैया ने कहा कि मंत्रिपरिषद में शीघ्र ही फेरबदल किया जाएगा ताकि असंतुष्ट विधायकों को इसमें शामिल किया जा सके। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक में बागी विधायकों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। इसके लिए व्हिप जारी किया गया है। That issue will solve it, don't worry. Government will run smoothly. It will run. Anyway, Congress party will strongly face this situation. We are strongly believing the strength of the party in Karnataka, and we are still confident this government will continue. The ministers voluntarily resigned to their ministership to make way for others to be accommodated. उधर कर्नाटक सरकार पर मंडरा रहे संकट के बीच कल बेंगलुरु में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई। बैठक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार अल्पमत में है। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्यव्यापी प्रदर्शन की बात कही। वहीं कर्नाटक के मंत्री और निर्दलीय विधायक एच नागेश ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन देने का प्रस्ताव पेश किया है। एच नागेश के बाद दूसरे निर्दलीय विधायक आर शंकर ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। Almost all the district headquarters, our workers will protest because the Congress and JDS lost the majority. So CM should resign immediately. That is our intention. That is the people aspiration also. When he lost the confidence, they have no moral right to conduct the business and assembly also.
और ज़्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, जाहिर है कर्नाटक के लिए तस्वीर नई नहीं है, लेकिन अब बागी विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष आज फैसला ले सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही कुछ देर बाद कांग्रेस विधायकों की बैठक भी होनी है मंत्रिपरिषद में। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको हिस्सा बनाया जा सकता है ताकि असंतुष्ट विधायकों को मनाया जा सके, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होती लग रही है? फिलहाल घटनाक्रम के हिसाब से अगर देखें तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। हाँ, बिल्कुल अहम रहने वाला है प्रीति। और देखिए, कर्नाटक में जो सरकार है जेडीएस और कांग्रेस की, उस पर निश्चित तौर पर संकट बहुत गहरा है। और संकट गहरा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल के रूप में वहां उभरी थी, जो लगभग 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था 105 सीटें जीती थी 224 सीटों में, और ये माना जा रहा था कि बीजेपी सरकार बनाएगी कुछ विधायकों के साथ मिलकर, लेकिन सरकार कांग्रेस और जेडीएस ने बनाई। और तभी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है ये सरकार अपने अंतर्विरोधों से गिर जाए। तो आज यही हुआ है कि जब इसका जो सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी संख्या में वहां लोकसभा की सीटें आई हैं, उसके बाद से, और जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसका कहीं ना कहीं जो उसमें ढीलापन है, उसका बीजेपी का कहना है कि उसका असर इसमें दिख रहा है। और कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जेडीएस के लोग भी, अब उसको बनाने की आखिरी कोशिश ये है कि गेस्ट हाउस में अपने विधायकों को शिफ्ट किया है कांग्रेस ने बेंगलोर में। उसके साथ साथ मंत्रियों के इस्तीफे दिलवाए गए हैं ताकि जो बागी हैं, जो नाराज होकर चले गए हैं, उनको मंत्री बनाने का जो एक प्रलोभन देकर लाया जा सके। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन उस बीच में आज विधानसभा अध्यक्ष फैसला ले सकते हैं 13 विधायकों की इनकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी। और साथ साथ कांग्रेस के विधायक दलों की बैठक भी बुलाई गई है कि अगर उसमें विधायक नहीं पहुंचते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उधर ये मामला संसद में भी उठा था। कल हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन लाया गया और कहा कि बीजेपी की साजिश है, ये पूरा मामला संसद में घूम रहा है। तो कर्नाटक से लेकर केंद्र तक सारे इस समय कर्नाटक के जो सुगबुगाहट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में चुप इसलिए है कि उसको लग रहा है कि अगर सरकार वहां पर गिरती है तो ऑटोमेटिक रूट से सरकार बीजेपी की बन सकती है। यही वजह है कि बीजेपी फ्रंट पर कभी सामने नहीं आ रही, बयानबाजी इस तरह की नहीं आ रहे हैं। अब आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि स्पीकर का फैसला और साथ साथ कांग्रेस की बैठक, उस पर सबकी नजर होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस जानकारी के लिए, फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं संसद सत्र की। राज्यसभा के एजेंडे में आज आम बजट से जुड़ा वित्तीय कामकाज शामिल है। सदन में 2019-20 के आम बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी। सदन में आम बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है। इस दौरान सांसद अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव के साथ आर्थिक क्षेत्र की चिंताओं पर भी वित्त मंत्री का ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे। चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को 2019-20 के लिए आम बजट पेश किया था। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इसमें 10 साल का विजन और 5 साल के लक्ष्य तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम बजट को नए भारत के निर्माण का बजट बताया है। वहीं आम बजट पर लोकसभा में चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। इससे पहले लोकसभा में कल आम बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है और उन्होंने किसानों की समस्याओं को सदन के सामने रखा। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि इस बजट में प्रभावशाली नीतियों को मूर्त रूप दिया गया है। बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब ने नए सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता बताई। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए सरकार की सराहना की। बीएसपी के दानिश अली ने कहा कि बजट में गरीबों, किसानों और मध्य वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बढ़ाया है सिर्फ 17%, मार्जिनल इंक्रीज ऑफ 17%, और डीजल सब्सिडी जो देना चाहिए जब बारिश की कमी है इन रेनफॉल डेफिसिट एरियाज, वो सिर्फ आप 70 करोड़ दे दिए हैं। और ये सब आप जानते हैं कि ये सब हो रहा है जब देश की कई इलाकों में सीवियर ड्राउट चल रहे हैं। हम लोग $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे, और मैं पूरे विश्वास से कह भी सकता हूं कि ये जो $5 ट्रिलियन का लक्ष्य है ये तो हम लोग हासिल करेंगे ही, लेकिन ये जो बजट है
ये बजट ने जो नींव खड़ा की है, जो नींव बनाई है, उससे 5 ट्रिलियन नहीं, हम 10 ट्रिलियन डॉलर की भी इकोनॉमी हासिल करने वाले हैं। तो आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। आम बजट 2019-20 पर राज्यसभा में आज से चर्चा की शुरुआत होगी और अर्थव्यवस्था को लेकर विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कृति, आज के एजेंडे की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सत्र में लगातार अच्छा काम हो रहा है और अब राज्यसभा में आम बजट 2019-20 पर आज से चर्चा की शुरुआत भी होगी और विभिन्न दल के सांसद अपने अपने विचार रखेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर। वो हम देख रहे हैं कि लगातार प्रोडक्टिव सेशन अगर हम फर्स्ट हाफ की कार्रवाई की बात, प्रोडक्टिव रहता है। जितने भी 0 आवर सबमिशंस होते हैं और यहाँ तक कि जितने 60 क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर पूरे कर लिए जाते हैं। और वहीं अगर हम आज बजट की चर्चा की बात करें तो देखिए लगातार सरकार कैसी आई है कि उसका लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का, भारत को 2036 तक पूरा उसने एक रोड मैप तैयार किया है कि किस तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, कैसे इंडस्ट्री को बिल्कुल कृति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं कल आधार कानून में बदलाव से जुड़े विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। लोकसभा से विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार जरूरी होने के बजाय स्वैच्छिक होगा। रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी भी दी कि सरकार जल्दी डेटा संरक्षण विधेयक लाएगी। आधार से जुड़े संशोधित कानून में आधार आईडी के इस्तेमाल को स्वैच्छिक बनाने का प्रावधान है। साथ ही निजी कंपनी आधार से जुड़े कोर डेटा को हासिल नहीं कर सकेगी। इसके उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। $2.88 करोड़ ऑथेंटिकेशन हम रोज करते हैं सर। और सर ये इतना सेफ एंड साउंड है, जो नए मेंबर ने बात कही सर, बैंक के लिए सर 256 बिट इंक्रिप्शन है। आधार के डाटा के लिए सर 2048 बिट इंक्रिप्शन है। मतलब ये कभी टूटेगा नहीं, ये इतना सेफ एंड सिक्योर है। जब भी लॉ बनता है सर, तो लॉ में हम कोर बातों को रखते हैं, डिटेल्स को रखते हैं। इस मामले में अगर अथॉरिटी ने किसी ऐसे एंटिटी को परमिट कर दिया जो गलत है, कोर्ट में चैलेंज होगा, ये तो प्रावधान होगा ही होगा। लेकिन रेगुलेशन में इस नॉर्म के आधार पर रेगुलेशन बनेगा। और ये मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नियम बहुत ही स्पष्ट है कि द रेगुलेशन मस्ट नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ लॉ एंड द मैंडेट इज क्लॉज 5 द 4 एज आउटलाइन सर। वहीं लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए डेंटल काउंसिल में उन दंत चिकित्सकों के प्रतिनिधित्व की बाध्यता को खत्म किया गया है जो रजिस्टर्ड नहीं है। चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तंबाकू और अन्य उत्पादों के चलते ओरल कैंसर की समस्या आ रही है और ऐसी समस्याओं के लिए नेशनल ओरल हेल्थ मिशन लाने की तैयारी हो रही है। This is, in fact, I thought I must brief the members that National Oral Health Program, National Oral Health Care, this is very much a part of our policy, and already in 2012, the Indian Public Health Standards have prescribed oral health care services in various public health facilities of the country, and they have laid down norms. What is going to be at the sub-center, what's going to be at the primary health center, what's going to be at the community health center, what's going to be there at the sub-district hospital and also at the district hospital. और इस समय कृति मिश्रा हमारी संवाददाता संसद के बारे में, संसद सत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, पहले आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही थी, अब थोड़ा बताएं। राज्यसभा के एजेंडे के हिसाब से आज देखें तो काफ़ी काम लिस्टेड है। आम बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी, वहीं लोकसभा में भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी और जो आधार कानून में बदलाव से जुड़ा और भारतीय दंत चिकित्सक से जुड़ा जो बिल है उसे भी कल मंजूरी मिल गई राज्यसभा से। आज कामकाज के लिहाज से देखें तो कितना अहम दिन रहेगा राज्यसभा में? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम दोनों ही सदनों की बात करें तो काफी प्रोडक्टिव सेशन दिखाई दे रहा है। कल की भी अगर बात की जाए
तो आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल और साथ ही साथ डेंटिस्ट अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पारित हो गया। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो देखिए बेहद प्रोडक्टिव सेशन रहता है फर्स्ट हाफ में। सारे ही 0 आवर सबमिशंस ले लिए जाते हैं। स्पेशल मेंशन न सिर्फ ले किए जाते हैं बल्कि उसको जो सांसद हैं वो पढ़ भी लेते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम स्टार्ट क्वेश्चंस भी ले लिए जाते हैं। और वहीं अगर हम आज की कार्रवाई की बात करें तो देखिए जनरल चर्चा है आज बजट पर। सरकार लगातार बात कहती आई है कि उसका लक्ष्य है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का 2024 तक, और उसके साथ ही साथ एक 10 पॉइंट एजेंडा सरकार ने सामने लाया है इस बार बजट पर। किस तरह से फोकस करना है एग्रीकल्चर पर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर इन्वेस्ट करना है और किस तरह से जो पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसको आगे बढ़ाना है। तो आज इस पर चर्चा होगी सदन में और सभी पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपना जो भी उनका पक्ष है वो सदन में रखेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा आज राज्यसभा में होगी। और वहीं लोकसभा की बात की जाए तो कल ये चर्चा शुरू हो चुकी है और आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु से राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 18 जुलाई को मतदान होगा। तमिलनाडु से राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई 2019 को पूरा होने जा रहा है। वहीं कनिमोझी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण एक सीट भी खाली हुई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज होगी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की ये दूसरी बैठक है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित संसद सदस्य कल दिल्ली में एक प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें संबोधित किया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सांसदों को संसदीय प्रणाली की जानकारी देना है। भारत सरकार किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने की रणनीति के तहत सभी संभव उपायों की तलाश में जुट गई है। कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ के भारी भरकम निवेश से जहां एक और तस्वीर बदलने का प्रयास शुरू हो गया है, वहीं इस मोर्चे पर राज्यवार रणनीति भी बनाई जा रही है। बजट के तत्काल बाद राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक में उन मुद्दों को केंद्र में रखकर व्यापक विचार मंथन हुआ। आम बजट के तुरंत बाद राज्यों के कृषि मंत्रियों की पहली बैठक में कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की ओर से तय तमाम अहम प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने की कवायद तेज कर दी है। राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ कल हुई लंबी बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री और उनकी टीम ने राज्यों की दिक्कतों को जाना। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की आय बढ़ाने के अभियान में राज्यों का सक्रिय सहयोग मांगा। 5 वर्ष में किसान की आमदनी कम से कम दोगुनी हो, इस लक्ष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें काम करें तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य प्राप्ति में सफल होंगे। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का ठीक प्रकार से और 100% क्रियान्वयन हो जाए, यह राज्य सरकारों की कोशिश लगातार रहती है, लेकिन इसमें और तेज गति बढ़ाने की आवश्यकता है। बैठक में खेती को लाभकारी बनाने और लागत घटाने के साथ तकनीकी समाधान और अन्य मुद्दों पर भी मंथन हुआ। खेती के क्षेत्र में जल संचय को प्राथमिकता देने के साथ कई अहम सवाल भी उठे। छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जैविक खेती और जीरो बजट खेती की दिशा में भी राज्यों से गंभीर पहल करने की अपील हुई। बैठक में राज्यों के कृषि मंत्रियों ने अपने राज्यों के अहम बिंदुओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया। लेकिन अब ये जो आंकड़े और लोगों किसानों के नाम आना है, इनकी गति अभी उतनी नहीं है जितनी अपेक्षा है। पैसा रखा हुआ है, पैसा किसानों के खाते में जाने के लिए तैयार है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अगर राज्य सरकारें आगे बढ़कर सारे नाम भेज देंगी तो ये 87,000 करोड़ रुपया किसान की आय में बढ़ोतरी करने के काम आएगा। इस कार्यक्रम को भी हम सब लोगों को द्रुत गति से बढ़ाने की आवश्यकता है।
बैठक में अलग अलग विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया। कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में हुए मंथन के तहत जल्द ही सरकार कुछ नई रणनीति बनाएगी। कैमरामैन अमरिंदर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। कोकराझार को छोड़कर असम के सभी जिले जापानी इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आ गए हैं और अब तक इस बीमारी से 57 जानें जा चुकी हैं। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द करने के साथ ही बीमारी से निपटने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। राज्य के 33 जिलों में 32 जिले इस बीमारी की चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके साथ ही कई आपातकालीन कदम भी उठाए हैं। भारत दौरे पर आए संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और लोगों के बीच आपसी संबंध समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा की। यूएई के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कई अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। शेख अब्दुल्ला की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान से कच्चे तेल के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। उसने समझौते में यूरेनियम संवर्धन के तय किए गए कैप को तोड़ दिया है और उसका यूरेनियम संवर्धन 4.5% के पार पहुंच गया। 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ ईरान की डील हुई थी, जिसके तहत यूरेनियम संवर्धन की सीमा 3.67% तय की गई थी, जो सीमा 90% के उस स्तर से बहुत नीचे है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी है। तेहरान ने यह सीमा ऐसे वक्त में तोड़ी है जब उसने विश्व शक्तियों को समझौते को बचाए रखने के लिए 60 दिन का समय दिया है। उधर यूरेनियम संवर्धन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगाह किया है। उन्होंने न्यू जर्सी के मॉरिसटाउन में कहा कि बेहतर होगा कि ईरान सावधान रहे। मौजूदा गतिविधि के बीच फ्रांस 2015 के समझौते को बचाने की कवायद कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो ईरान और पश्चिमी सहयोगियों के बीच 15 जुलाई तक वार्ता फिर से शुरू कराने की कोशिश में है ताकि क्षेत्र में तनाव कम किया जा सके। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीतने के इरादे से टीम इंडिया अब सिर्फ 2 कदम दूर है। आज पूरे देश की नजर क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल पर लगी है, जहां टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया शानदार लय में नजर आ रही है। आठ में से 7 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया अंक तालिका के शीर्ष पर काबिज है। टीम इंडिया विश्व कप के सेमीफाइनल में 7वीं बार पहुंची है। टीम इंडिया 2015, 2011, 2003, 1996, 1987 और 1983 में सेमीफाइनल में पहुंची थी और इसमें सिर्फ 3 बार 1983, 2003 और 2011 में ही फाइनल तक पहुंची, जिसमें 1983 और 2011 में विश्व चैंपियन भी बनी। लीग चरण में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच बारिश की वजह से धुल गया था। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार विश्व कप जीतने पर है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहली बार चैंपियन बनना चाहेगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि मैच के दौरान सही फैसला लेना सबसे अहम होगा। दोनों टीमों के पास ऐसी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव है। उन्होंने कहा कि अगर रोहित शर्मा शानदार खेले तो जीत आसानी से मिलेगी। I think decision making will be crucial, and both teams are experienced enough to have played these games. New Zealand was in the finals last time, and they know how to play knockout games. They've had a wonderful World Cup again, so the quality side. But yeah, on the day, whichever team is more brave in being calculative, I think that team stands a better chance to win. So yeah, we understand that combination. We've made it to a lot of knockout games and finals. So it's up to both the teams to bring their A game, and then whoever handles pressure better is the team that's going to come out on top. And we certainly are looking forward to doing that.
और अब बात विंबलडन की, जहां सेरेना विलियम्स, एलेना स्वितोलिना, सिमोना हालेप और एलिसन रिस्के के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं राफेल नडाल और रॉजर फेडरर ने भी पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जबकि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी अमेरिका की एलिसन रिस्के से हारकर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल से बाहर हो गई हैं। रिस्के ने बार्टी को 3-6, 6-2, 6-3 से हरा दिया। रिस्के का सामना अब हमवतन सेरेना विलियम्स से होगा। सिमोना हालेप का सामना चीन की शू यांग से होगा। वहीं राफेल नडाल ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। नडाल ने पुरुष एकल वर्ग के चौथे दौर में पुर्तगाल के जाओ साउसा को मात देकर अंतिम 8 में कदम रखा है। नडाल सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सैम क्वेरी से भिड़ेंगे। फेडरर का मुकाबला कई निशिकोरी से होगा। बात मौसम की, भारी बारिश से जूझ रही मुंबई में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मुंबई और तटीय कोंकण क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। भारी बारिश से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कामकाज भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। भारी बारिश के कारण दृश्यता विमानों के परिचालन के लिए जरूरी स्तर से नीचे दर्ज की गई और करीब 20 मिनट तक रनवे पर परिचालन बंद रहा। बात खास शख्सियत की, आज बॉलीवुड के मशहूर कलाकार गुरुदत्त की जयंती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदत्त अदाकारी की मिसाल थे। उनकी गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में होती है। 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में जन्मे गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त ने फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। इनमें चौधरी का चांद, CID जैसी फिल्में भी शामिल हैं। एक नज़र आप डालिए गुरुदत्त के फिल्मी सफर पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो मूविंग शॉट्स के बीच कट करना, रोशनी और अंधेरे के बीच भावों को कैद करना और सिनेमाई भाषा का एक अनोखा इस्तेमाल, ये बातें गुरुदत्त की कुछ विशेषताओं में अलग से गिनी जाती हैं। डांस को लेकर गुरुदत्त के मन में बचपन से ही आकर्षण था। छुटपन में अपने घर की दीवार पर टंगी इस पेंटिंग के रहस्य से वो हमेशा बंधे रहे। उनके चाचा बीबी बेनेगल की इस पेंटिंग में उन्हें जीवन के लिए संघर्ष का ऐसा लयात्मक अनुभव दिखता था जिसे वो खुद भी करके देखना चाहते थे। थोड़ा बड़े होने पर गुरुदत्त ने यही स्नेक डांस एक पारिवारिक समारोह में भी पेश किया। डांस के लिए यही पैशन गुरुदत्त को उदय शंकर के डांस सेंटर अल्मोड़ा ले गया, जहां जोरा सहगल बताती हैं कि एक लंबी जुल्फों वाला खूबसूरत नौजवान कैमरा लिए चुपचाप डांस के बीच मूवमेंट्स क्लिक किया करता था। फिल्मों में गुरुदत्त की शुरुआत भी बतौर कोरियोग्राफर ही हुई, लेकिन 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी बनाई फिल्में दर्शकों का अनुभव संसार हिलाकर रख चुकी थीं।